सिलसिला में सबसे पहले तो हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इस्लाम मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं और अपोजिशन सेनेट और हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब जो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के बरादर हैं, भाई हैं, इनका ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और फिर तमाम साहब की आपका भी कि आपने हमारी दरख्वास्त पर वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। जैसे कि बात चलते हुए आप हज़रात ने खुद जिक्र किया कि ये कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही और ये माँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम था तो उसने लोगों के दिलों में डाली और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ हाजिर हुए। इसी सिलसिले में कल कारी हमारे कराची के अमीर कारी उस्मान साहब की तरफ से अपने अहदेदारों और कारकुनों के इदार में इस्तकबालिया दिया गया था और आज मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं भी अपने कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए कराची के तमाम अहदेदार हैं, सूबाई और मरकज़ी जो कराची में मौजूद है क़यादत, उन सबको हमने इस इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में मेहनत और लगन के साथ जो काम किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मेहनत को कबूल किया तो इनको इज़्ज़त अफजाई और उनको एक एजाज़ देने के लिए उनको इस्तकबालिया दिया है। और इस वक्त पहले ये प्रोग्राम होगा साहब हज़रात प्रेस से मौलाना हैदरी साहब और मौलाना अताउर रहमान साहब की बात होगी, गुफ्तगू होगी और उसके बाद हमारा अपना प्रोग्राम फिर कारकुनों से अहदेदारों से चलेगा। और आप हज़रात से के साथ में ये भी गुजारिश है कि जैसे ही आप फारोग होंगे तो आप तमाम हज़रात खाना खा कर तशरीफ ले जाएंगे। तो बहरहाल आप मैं गुजारिश करूँगा मौलाना रहमान साहब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस को जिस तरह आपने कवरेज दिया, उसकी तशहीर की, उस पर मैंने तो फर्दन आपके जो अखबारात हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके मालिकान से जिम्मेदारान से बातचीत की है, ये मेरा किया है और चूँकि मेहनत सारा कुछ रिपोर्टिंग आप करते हैं तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस के बाद हम पंजाब में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 26 फरवरी को बावलपुर और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने यहाँ बात की थी आप हजरात से कि हमारे इस्लामाबाद जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में लाखों लोग होंगे, बल्कि एक मौके पर मैंने कहा था कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग होंगे। तो आप भी ताज्जुब कर रहे थे, हमारे बहुत सारे साथी थे, लेकिन यहाँ सिटी की जमात और उनके अहदेदारान ने तमाम अंदरूनी सिंध के अहदेदारान ने जिस लगन से काम किया और अल्लाह के फजल करम से हम इस काबिल हुए कि उससे भी ज़्यादा यहाँ लोग शरीक हुए और आपने मुलाहिजा किया। इसी तरह इंशाअल्लाह जो बावलपुर का जलसा होगा उसमें भी लाखों लोग शरीक होंगे और कायदे जमीयत के साथ अहद करेंगे कि हम मुल्क में आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन के जुजूर के जरिए इस्लामी लाभ बर्पा करेंगे। इससे आगे बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल है और दिन ब दिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इदारे अदम इस्तेहकाम का शिकार है और लोगों में तशवीश पाई जाती है। बिलखुसूस जो महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, ज़ाहिर है कि जहाँ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है वहाँ अश्याए ज़रूरत में भी इजाफा होता है और कल ही उन्होंने फिर इनकी कीमतें बढ़ा दिए जो हम लिए मुस्तरद करते हैं।
اور مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں، مصنوعات میں جو اضافہ کیا گیا ہے اسے فوری طور پر واپس کیا جائے۔ اور اس ضمن میں میں نے ایک تحریک التوا بھی دی ہے، سینٹ میں جمع کی، انشاءاللہ اس کی باری آنے پر اس مسئلے کو دیں گے۔ تو اس طرح روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی قیمت خرید جو ہے وہ دوا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امن امان کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ تشویش باعث بنتی جا رہی ہے۔ اور کل یہاں کراچی میں ہمارے بلوچستان کے ایک لیڈر کی اہلیہ اور اس کی بیٹی کو بھی یہاں قتل کیا گیا، اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ تو اس طرح روز مرہ کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں کہیں خودکش حملے ہوتے ہیں، کہیں بم دھماکے ہوتے ہیں، کہیں قومی شاہراہوں کے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، کہیں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کہیں اغوا برآمدات ہیں، کہیں اغوا گرفتاریاں ہیں۔ تو حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ اور پھر ریلوے کی طرف جائیں آپ، وابڈا کی طرف جائیں، پیٹرولیم کی طرف جائیں، سارے ادارے برباد ہو رہے ہیں، عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ الیکشن ہونی چاہیے، اور اس سال کو الیکشن کا سال قرار دینا چاہیے، اور حکومت بھی ضد چھوڑ دے کہ قبل از وقت الیکشن کوئی ناممکن ہے، کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اگر حکومت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی تو غیر ممکن ہے کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت بھی ہوش کے داخل لیں، اس مسئلے کو سمجھے کہ حالات اب ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، امن نہیں رہا، معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ادارے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کا فوری طور پر اعلان کیا جائے۔ یہ چند گزارش آپ کی قاری صاحب، قبل از وقت الیکشن سے آپ پیپلز پارٹی کو معصوم نہیں بنا دیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا، چاہے 2 مہینے 4 مہینے الیکشن میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ پہلے سے گناہگار ہے، معصوم نہیں۔ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں حضرت صاحب سے پوچھا تھا، ہم یہ کہا تھا کہ آپ انتخابات کی تو بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جب تک انتخابی فہرستیں ایماندارانہ شفاف نہ ہو، تب تک انتخابات تو شفاف ہو نہیں سکتے، جبکہ الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے اس بات کو کہ وہ مئی سے انتخابی فہرستیں بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب معاملات انتخابات سے قبل مکمل ہو جائیں گے؟ دراصل ہم نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی بات کی ہے اور ان کے سامنے بھی بات رکھی ہے کہ بعض اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ فوری انتخابات ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کو کتنا وقت چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ میں کوئی مارچ تک شاید انتخابی فہرستوں کو مکمل نہ کر سکوں، اس کو بہرحال مہلت دینی چاہیے، کیونکہ جب انتخابی فہرستیں ووٹر لسٹیں مکمل نہیں ہوگی تو اس وقت اگر الیکشن کا اعلان بھی کیا جائے تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایک یکتوگاتی کم از کم فارمولے میں متفق ہو کہ الیکشن کمیشن کو بھی ہم ساتھ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی ساتھ دے گی، اور اگر نہیں تو پھر ہم مل کر اس پہ دباؤ ڈالیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اسی سال الیکشن کریں۔ اسلامی زبان کانفرنس میں مولانا صاحب نے تقریر کی، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کافی سخت تقریر کی، کافی سے بات کل بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ JUI کے سیاسی معاملات میں ISI رکاوٹ ہے۔ وضاحت کریں گے کہ ISI MLA بننے کے لیے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بات بارہا کہا ہے کہ اگر ہمارے راستے سے ہٹ جائے اور الیکشن میں انٹرفیئر نہ کرے
तो जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी जमात है और बहुत बड़ी कुव्वत है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इलेक्शन के मौके पर मनपसंद जमातों को, मनपसंद लोगों को बोगस वोट दिलवा के और उनको कामयाब करवाते हैं। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं अपने हल्के से हमेशा जीतता रहा हूं और सूबा असेंबली का भी मेंबर रहा, कौमी का भी, लेकिन अब की बार जो मेरे मुकाबले में जीता है, मैं चैलेंज करता हूं कि वो किसी यूसी का नाज़िम भी नहीं बन सका है, काउंसलर भी नहीं बन सका है। ऐसे लोगों को जो है ना, ये जो खुफिया कुव्वतें हैं सपोर्ट करके या जितवा के, तो मौलाना साहब ने बिल्कुल बजा कहा है कि अगर इदारे अपने हुदूद में रहकर अपना काम करें और हमें इलेक्शन में आज़ाद छोड़े, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि जमीयत उलमा इस्लाम ने सिर्फ गुज़िश्ता दौर में एमएमए के साथ एमएमए बनाई और मिल के हमने इलेक्शन लड़ा। हमने तो हमेशा तनहा इलेक्शन की है और अल्लाह के फजल करम से कम अज़ कम 2 सूबों में हमने सीटें जीती है। और अब भी आपने देखा एक बड़ी कुव्वत है। मैंने आपसे उस दिन अर्ज़ किया कि इस्लामाबाद जिंदा कॉन्फ्रेंस में, इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में हम ये साबित करेंगे कि स्ट्रीट पावर इस जमात के पास, और हमें साबित किया जाए। हज़रत ये बता दीजिए कि सेनेट के इलेक्शन करीब है, इस हवाले से जो खेल खेला जा रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इज़हार कर दीजिए, और आपका क्या लाए मतलब आपकी जमात? देखिए, यकीनन सेनेट के इलेक्शन के मौके पर तो बाकायदा मंडी लगती है, खरीद फरोख्त का बाजार गर्म होता है, लेकिन ये बड़ी फख्र की बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो मेंबरान हैं वो हमेशा अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं और बाकी पार्टियों के अपने मेंबर भी उनसे पैसे वसूल करते हैं या बिकते हैं। लेकिन ये एक मुश्किल मसला है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल अब हम अपनी बात तो कर सकते हैं, बाकी लोगों को रोक नहीं सकते, लेकिन ये एक गलत रुझान पैदा हुआ है क्योंकि जब सेनेट का इलेक्शन आता है तो फिर इस तरह की अफवाहें गश्त करती है, लोग जैसे मेंबरान जैसे कोई मंडी की एक चीज़ बनी हुई है बिकते हैं, तो ये एक गलत रुझान है। और फिर इस हवाले से भी देखना होगा कि फिर अगर ये सिलसिला चल पड़ता है तो फिर मुतवस्सित तबके का, मिडिल क्लास का कोई आदमी इन इदारों में नहीं जा सकता जो उसमें सलाहियत भी है और करप्शन से भी ज़रा दूर रहा हो, तो ऐसे लोगों का तो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बहुत सी अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि वो सदर जरदारी की मौजूदगी में इस सिलसिले में KUI का क्या? देखिए, हम भी समझते हैं कि जब वो ये हुकूमत तहलील हो, सदर को भी नहीं होना चाहिए। एक पार्टी का अगर सदर हो और फिर फेयर इलेक्शन हो, मुमकिन कि फेयर इलेक्शन ना हो, लेकिन आइन को भी देखना होगा, आइनी तकाज़ों को भी देखना होगा कि इस ज़मीन में हम क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। और इतना अपोजिशन खौफज़दा है कि कोई